चलिए आते हैं फिर एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला लेकर आते हैं। उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए व्यंजक। उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए व्यंजक। तो उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त होगा भाई? देखो तो सही, ये रही देखो चाल। V GME बाई R। ठीक, अब इसमें मैं इस चाल को दूरी और समय में बदल सकता हूं। अब मुझे बताइए कि एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा। एक चक्कर में वृत्ताकार मार्ग पर गति में चली गई दूरी वृत्त की परिधि की लंबाई के बराबर होती है सर। तो ये हो गया 2πr और परिक्रमण काल मान लिया t और इसका भी वर्क कर दिया लो। तो यह आ गया GME बाई R। उधर से वर्गमूल हट गया, आ गया परिक्रमण काल। अब क्या हो गया काम, चलो बना लो। तो ये हो गया 4π² R³ बटे GME और यही बना परिक्रमण काल। ठीक, अब यहाँ पर R बराबर RE+H, GME बराबर GRE² रखने पर, क्योंकि ये तो तुम जानते ही हो कक्षा की त्रिज्या, ऊंचाई पृथ्वी तल से ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के पदों में लग सकती है, बदल लो। ठीक, चलिए लो भाई। आ गया परिक्रमण काल। ठीक, ये जो परिक्रमण काल है इसका इस्तेमाल तुम कहाँ कर सकते हो? ठीक, इसका इस्तेमाल कर सकते हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। यानी वह सैटेलाइट, वह उपग्रह जो पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के साथ साथ ही पृथ्वी के परिक्रमण काल के साथ साथ ही उसका भी परिक्रमण काल हो और पृथ्वी का जो मतलब परिक्रमण काल है वही उसका भी परिक्रमण काल हो। तो वो एक ही जगह पर पृथ्वी के साथ साथ घूमना, पृथ्वी के एक ही जगह पर वो बना रहेगा। यानी अगर भारत के ऊपर कोई ऐसा उपग्रह लगा दें कि जो भारत को ही दिखाता रहे या भारत से ही जानकारी लेता रहे देता रहे, तो क्या करेंगे उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी तुल्यकाली या ध्रुवीय उपग्रह, तुल्यकाली उपग्रह। ठीक, अब ये जो ऊंचाई है ये कितनी आती है पता लग जाएगा। देखो तो यहाँ पर हम इस चीज़ को बना देंगे, तुल्यकाली उपग्रह तक ले जाएंगे इसको। इसे हटा लो, उसका काम हो गया खत्म। तो ये पृथ्वी के लिए अगर बना रहे हैं तो ये पॉइंट आ जाएगा 8-11 में, बिल्कुल यहीं जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं हम, छोटी सी बात है, कोई ख़ास बात नहीं है, तुल्यकाली उपग्रह। अंग्रेजी में बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सैटेलाइट
सैटेलाइट। और कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? पहली बात तो है कि परिभाषा क्या करेंगे इसकी, तुल्यकालिक उपग्रह की परिभाषा क्या है? उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः परिक्रमण काल के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कितना होना चाहिए? 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगा लेती है, तो उपग्रह भी बिल्कुल वहीं पे घूमता रहे। 24 घंटे में वो भी पृथ्वी के साथ साथ घूम जाए, जो वो दिखा रहा है उसको दिखाता रहे। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कहें कि वह कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, तो यहाँ से बना देते हैं ऊंचाई का व्यंजक। ठीक, तो पृथ्वी तल से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई वापस आओ, यहाँ इसे कर लो, इसे नीचे कर लो, तो ये हो गया GRE² T बटे 4π² का वर्गमूल माइनस RE बराबर H। ये आ गया। देखो मैंने क्या किया, इसमें से H निकाल दिया, इसको इधर ले गया, इसको नीचे ले गया, वर्गमूल कर दिया, RE को घटा दिया। तो जो ऊंचाई है ये आती है लगभग 36,000 किलोमीटर। यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर किसी उपग्रह को घुमा दिया जाए तो वह 24 घंटे में ही पृथ्वी का एक चक्कर मारेगा, और पृथ्वी भी 24 घंटे में ही अपना एक चक्कर मारेगी। तो यानी कि वह पृथ्वी के ऊपर एक नियत स्थान पर बना रहेगा और उसी को दिखाते हुए या उससे सूचनाओं का लेन देन करते हुए घूमता रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे आता है कि भाई तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। हो गया ये तो ठीक। इसे पोल पे कर सकते हैं, पोल मतलब ध्रुवों पर इसे लॉन्च कर सकते हैं, ध्रुवों के चारों तरफ इसे घुमा सकते हैं। ठीक, तो कुछ देशों को जो है इस तरीके से घुमाएं तो 24 घंटे में जो घूम जाएगा। ऐसे एक पट्टी दर्शाई गई है उपग्रह के अगले परिक्रमण के लिए, ये जो है कुछ घूर्णन कर गई है जिससे संकलन पट्टी दिखाई देने लगती है। मतलब धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जो है 24 घंटे के अंदर अगर ध्रुवों पे लगाते हैं तो पूरी पृथ्वी दिख जाती है। धीरे 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 एक चक्कर में पूरी पृथ्वी दिख जाती है। ठीक, चलिए थोड़ा सा जानकारी ले लें कि भाई जो तुल्यकालिक उपग्रह है वह कैसे काम करता है। चित्र से समझ लेंगे इसको चित्र से समझ लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यह अपने अक्ष के परितः यूं घूमती है, ऐसे घूम रही है। ठीक, ये इसका घूर्णन अक्ष है। अगर हम उपग्रह को यहाँ रखें, यहाँ पे रखें यूं, ठीक, तो यह ध्रुवीय उपग्रह नहीं है, ये ध्रुवों पर नहीं है, ये अक्षांश रेखा पर है।
रख तो कहीं भी सकते हैं। तो ये अक्षांश रेखा पर है तो ये किसी ना किसी देश के सामने आएगा, और जो भी देश इसमें दिखाई देते रहेंगे वो 24 घंटे दिखते रहेंगे। ये तो ये स्थिति है। अब ये है ध्रुवीय उपग्रह। इधर मान लेते हैं अपन पृथ्वी में उत्तर और दक्षिण, इधर ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर अब इसको अक्ष मानते हुए एक उपग्रह को यहाँ पर इस तरीके से घुमा देते हैं, यूँ ऐसे। तो पृथ्वी घूम रही है इस तरफ को, और यह 24 घंटे में उपग्रह चक्कर मारता है ऐसे। तो पृथ्वी यूँ घूमती जाएगी, ये चक्कर मारता जाएगा। तो कुल मिला के पृथ्वी के पूरे एक चक्कर में उपग्रह का भी पूरा एक चक्कर हो जाएगा। तो धीरे धीरे पृथ्वी में जो जो भी देश हैं, ज़्यादातर चीज़ें हैं, वह उपग्रह से दिखाई देगी। अब मान लीजिए यहाँ से दिख रहा है सामने कुछ, पृथ्वी घूम गई, उपग्रह यहाँ आ गया और दिख जाएगा, यहाँ आ गया और दिख जाएगा। पृथ्वी घूमती जा रही है। अब मान लीजिए हम यूँ घूम रहे हैं और पृथ्वी का गोला यूँ घूम रहा है, तो देखिए हमारे घूमते घूमते पृथ्वी भी घूमेगी, तो ज़्यादातर चीज़ें दिखाई दे जाएंगी 24 घंटे में। ठीक, अगर ज़्यादातर चीज़ें 24 घंटे में देखनी है तो ध्रुवीय उपग्रह इस्तेमाल होता है। और अगर एक किसी देश के ऊपर रखना है, किसी देश पे लगाए रखना है, भारत के लिए स्पेशल एक सेटेलाइट लगा रखी है, तो यहाँ पे लगा देंगे। भारत इसको क्या करते हैं, एक अक्षीय रेखा पर लगा देते हैं, क्योंकि भारत की स्थिति लगभग अक्षीय रेखा के अक्षांश के लगभग पास है। तो इससे क्या होता है, यहाँ तक के सारे देश जो भी हैं वो दिखते रहेंगे। तो स्पेशली अगर अपने देश की स्थिति देखना चाहते हैं और उसी पे रखना चाहते हैं, तो ध्रुवीय वाले से नहीं दिखेगी, अक्षांश रेखा वाले से दिखेगी। और अगर ज़्यादातर चीज़ें देखना चाहते हैं तो ध्रुवीय वाले से दिखेगी। ठीक, तो ये है भू उपग्रह, और ये दरअसल 36,000 किलोमीटर पर जाके आपको इसको छोड़ के घुमा के आना पड़ेगा, 36,000 किलोमीटर। ठीक, चलिए अब छोटी सी एक बात और है इस चैप्टर में, उसे भी कर लेते हैं, और एक एनसीईआरटी का उदाहरण है कुछ, उसे करते हैं। एक बात कही है इन्होंने, बाद में इस पे विचार किया, हालांकि ये बात हम कर चुके हैं, जानते हैं। ये है 8, 12, 8, 11 हो गया, 8, 9 हो गया, 8, 10 हो गया, सब हो गए। 8, 9, 10 कब हुआ हमें पता भी नहीं चला। 8, 10 तो ही था, उपग्रह की कुल ऊर्जा मैंने निकाल दी, तो भू उपग्रह की ऊर्जा थी 8, 10 में। 8, 10 में जो थी ये ऊर्जा थी, है ना, भू उपग्रह की ऊर्जा, जो कि हम कर चुके हैं, ये रहा। अब 8, 12 में आ रही है भारहीनता। ठीक, तो भारहीनता मतलब जो बल है वो है शून्य हो जाए। ये भारहीनता का मतलब है पृथ्वी द्वारा लगाया गया या ग्रह द्वारा लगाया गया बल शून्य हो जाए। तो यह उपग्रह के अंदर हो सकता है। ये बात बेसिकली उपग्रह के अंदर की है, उपग्रह के अंदर। ठीक, बल शून्य, क्योंकि परिणामी बल जो है वह जो गुरुत्वीय बल है Gm/r, या जो भी, जो छोटा r लिखेंगे बड़ा r लिखेंगे, जो भी ये वाला, ये होता है mv²/r। अभिकेंद्रीय बल से ये संतुलित हो जाता है तो भारहीनता हो जाती है। ठीक, दूसरी चीज़, मुक्त रूप से पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती हुई किसी वस्तु में भारहीनता होती है। ये भी भारहीनता हो जाती है, उसमें भार नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान गुणा त्वरण, गुरुत्व त्वरण जी बन जाता है, वो लगता है नहीं, वस्तु को एक गति प्रदान कर देता है, तो भार नहीं होता।
भार का मतलब होता है कि वस्तु पर कोई प्रतिक्रिया हो, कोई अभिलंब प्रतिक्रिया हो गुरुत्वीय बल के कारण। अब कोई वस्तु मान लीजिए मुक्त रूप से गिर रही है, उसमें कहाँ प्रतिक्रिया होगी। मान लीजिए हम खड़े हैं, हमारा ही जो भार है वो हम पे लग रहा है, हमारा ही भार हम पे लग रहा है, तभी तो भार है। गुरुत्वीय बल हम पे लग रहा है नीचे की तरफ, वही अविलंब प्रतिक्रिया बन के भार के रूप में हम पे लग रहा है। ठीक, अगर हम ऊपर से नीचे कूदने लगे हैं तो जब तक हम हवा में होंगे तब तक भार नहीं होगा, लेकिन जब हम जमीन पर लगेंगे तब क्या होगा। इसलिए कूदना नहीं, ओके, कूद के नहीं देखना। चलिए अब लेंगे हम इसके उदाहरण। यहाँ पे 3 उदाहरण हैं, 8-5 और 8-6 और 8-7 और 8-8, 4 उदाहरण है। ओके, चलिए देखते हैं उत्तर 8-5। ये उत्तर के नाम से दिए गए हैं, यहाँ लिखा है, इसका मतलब सीधा है कि उदाहरण है। ये मिसप्रिंट हो गया, उत्तर है नहीं, ये उत्तर मिसप्रिंट हो गया। वास्तव में ये उदाहरण है, उत्तर लिखा है। इसको उदाहरण लिख देता हूँ मैं, देखो, हाँ, उदाहरण 8-5 ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि हो सकता है आपकी पुस्तक में भी ऐसा हो रहा हो। उदाहरण 8-5, मंगल ग्रह के फोबोस तथा डेलमोस नामक 2 चंद्रमा हैं। यदि फोबोस का आवर्तकाल 7 घंटे 39 मिनट है, कक्षीय त्रिज्या तो T1R1, देखिए केपलर का एक नियम है जिसमें हम बात करते हैं, तीसरा नियम है, वो है T1/T2 का वर्ग और R1/R2 का घन। ठीक, तो पहले चंद्रमा का आवर्तकाल और त्रिज्या बताई है, T1 बताया है 7 घंटे और 39 मिनट, और पहली त्रिज्या बताई है 9.4 × 10³ किलोमीटर। दूसरे की त्रिज्या पहले वाली की 1.5 गुनी है, यानी R2 जो बताया है 1.52 R1 बताया है। तो कहता है इसका परिक्रमण काल क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, मंगल ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले हैं। तो अगर एक ही ग्रह के चारों तरफ 2 से अधिक ग्रह या उपग्रह घूम रहे हैं तो उस पर यह सूत्र सीधा लग जाता है, एक ही के चारों तरफ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंगल के चारों तरफ घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ मंगल घूम रहा है, तब नहीं, एक के ही चारों तरफ एक से अधिक घूम रहे हों तो ये लग जाता है। अब मंगल के चारों तरफ 2 उपग्रह घूम रहे हैं तो मंगल के ही चारों तरफ घूम रहे हैं दोनों, तो उस केस में ही लग जाएगा। ठीक, तो इससे क्या करेंगे, निकाल देंगे T2 का मान। तो T2 का मान रखने पर जो आता है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ये आ रहा है 684 दिन। बस इसको हल करेंगे आप। हल कैसे करेंगे, देखिए एक तो ये
जो समय है 7 घंटे 39 मिनट, या तो इसको पूरी तरह दिनों में बदल लो, दिन 24 घंटे का एक दिन मान के चलें तो उस हिसाब से बदल लो। यह किलोमीटर है तो किलोमीटर में लगा दें, क्योंकि यहाँ पे अनुपात है, अनुपात में आपको मीटर में लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों त्रिज्याएं आप किलोमीटर में लगा दें, मतलब एक त्रिज्या, या फिर सीधा लगा दें R2 1.52 है, तो ये सीधा सीधा पता चल जाएगा आपको। चलिए थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं T1 है 7 घंटे 39 मिनट, T2 मुझे ज्ञात करना है, तो ये हो गया देखो T2 T1 R2/R1, लो ये आ गया T2। देखो क्यों, क्योंकि वर्गमूल कर लूँगा मैं इसका, तो ये बन जाएगी ऐसे, ये कट गया, उधर जाके ये बन जाएगी T1 के साथ में R2/R1, T2 आ गया। अब देखो ये है T1, ये है 7 घंटे 39 मिनट, R2/R1 ये है 1.52 की पावर 3/2, बस हो गया। ये लो, T1 को दिनों में या घंटों में रख दो, आ जाएगा मान। केपलर के तीसरे नियम पर आधारित सवाल है। ठीक, अब देखते हैं पृथ्वी को तोलना। अगला उदाहरण देखते हैं 6 नंबर का। जी का मान बताया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या बताई है RE के नाम से 6.37 10 की पावर 6 मीटर, और पृथ्वी के परितः चंद्रमा का परिक्रमण काल, चंद्रमा का परिक्रमण काल ये बताया है 27.3 दिन। ठीक, तो इन आंकड़ों को इस्तेमाल करके पृथ्वी का द्रव्यमान आपको बताना है। तो हम इसी से निकाल सकते हैं। देखो पृथ्वी के लिए हम जानते हैं G बराबर GME/RE², तो ME आ जाएगा। देखो पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा GRE²/G, और यह मान आता कितना है, G का मान रख दिया, RE का मान रख दिया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस G का मान हम जानते हैं 6.67 10 की पावर -11, 10 की घात -11, तो इससे आ जाता है 5.97 गुना 10 की घात 24 किलो। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है चंद्रमा की कक्षीय चाल वाला जो व्यंजक है, उससे भी आ जाता है। वो अभी हमने बनाया था, फिर बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा का जो समय है, परिक्रमण काल है, उससे भी मिल जाएगा। ठीक, उसमें क्या होता है, देखो कक्षीय चाल बनाई थी हमने GME/R, ठीक, ये बनाई थी हमने। अब इसमें हमने क्या किया था, इसको लिखा था हमने 2πr/T² लगाया था, GME/R ऐसे कर दिया था। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे जो कक्षीय त्रिज्या थी वो हमने चंद्रमा को पूरा है केपलर के आवर्तों से इतना इतना, चंद्रमा की जो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो दे रखी है सवाल में। चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या देखो ये रही, इसे हम R कहते हैं, ये भी दिया है सवाल में 3.84 गुना 10 की घात 8 मीटर, ये दे रखा देखो। तो कुल मिला के ये मान दिया हुआ है। तो हम T निकालना चाहते हैं,
देखो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बटे जी, और ये आ जाएगा नीचे क्या, टी का स्क्वायर है ना, और ये आ जाएगा एम ई। देखो जी नीचे आ गया, 4 पाई स्क्वायर हो गया, आर का क्यूब हो गया, ये आ गया, ये आ गया सब कुछ। देखो ये जो आर है यहाँ लगा दो, टी परिक्रमण काल ये है दिनों में, इसको सेकंडों में लगा दो, सेकंड में बदल के लगा देंगे क्योंकि दिनों में तो कोई टाइम लगता नहीं है। तो इससे भी एम ई का मान हमें वही प्राप्त होता है लगभग जो इससे प्राप्त होता है। वो आ गया 6.02 गुना 10 की घात 24 किलो, ये आ गया। देखो जी लगाने पर भी लगभग 5.97 10 की घात 24 है, और चंद्रमा से डेटा, चंद्रमा से जानकारी लेने के बाद भी मान लगभग उतना ही है। इसके तरीके से कर दिया जाए, अगर कक्षीय चाल के तरीके से कर दें अगर, तो भी आ जाता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या मामला है। आठ सात, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, मज़ा आ जाएगा एकदम, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। 8 7 कहता है जी का मान समीकरण इतने इतने के 38 का 8 38 का स्थिरांक, तो समीकरण 8 38 लिखूंगा पहले मैं, समीकरण 8 38 का स्थिरांक जो है, देखते हैं 8 38 कहाँ है, ये रही 8 38, ये रहा समीकरण 8 38 का स्थिरांक के 4 पाई स्क्वायर जी एम ई, के 4 पाई स्क्वायर जी एम ई, ये है वही समीकरण 38 का स्थिरांक। ठीक, अब इसको बनाना है तुम्हें, को दिनों तथा किलोमीटरों में व्यक्त कीजिए। इसको व्यक्त करना है दिनों तथा किलोमीटरों में, किलोमीटरों में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए, देखो ये जो है कीजिए है, कीजिए, ये मात्रा बड़ी यार मुझे बड़ी तंग करती है मात्राएं, जो है तुम्हें भी करती होंगी मात्राएं बड़ी तंग। अब ये कीजिए एलो, ठीक। अब ये वास्तव में है किस में, पहले देखना पड़ेगा कि भाई ये है किस में। अब देखो जी एम ई जो होता है, अगर देखें जी एम ई होता क्या है, इसका मात्रक क्या है जी एम ई का, तो जी एम ई का मात्रक क्या है, जिसको हम जानते हैं भाई जी एम ई कितना होता है 4 पाई स्क्वायर, इसे लिखते हैं जी आर ई स्क्वायर, सिंपल हो गया। अब 4 पाई स्क्वायर और जी क्या है, ये है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, आर ई क्या है 6.37 10 की घात -6 मीटर, ये आ गया लो, ये है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो मीटर हैं इसके किलोमीटर बना देने हैं और इस सेकंड के दिन बना लेते हैं। पहले ऊपर कर लेते हैं इसको, 4 पाई स्क्वायर 6.37 गुना 10 की पावर 6, ये हो गया सेकंड बटे मीटर का स्क्वायर, ऐसा आ गया। देखो अब ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू लिख रहे हैं, ये आ रही है 10 की पावर -13, लगभग जो है 10 की पावर -13 आ रही है ये वैल्यू, और ये मुझे लगता नहीं 13 आएगी यार, ये आर ई स्क्वायर, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया यार, मरे, ये रहा, हाँ आ गया। तो 10 की पावर -13 ये आ रही है के बराबर, और ये सेकंड बटे मीटर स्क्वायर आ रहा है। हो लो भैया, अब बस बदल देंगे, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 की पावर -13 सेकंड को बनाना है दिनों में, तो क्या करूं, पहले
पहले सेकंड के घंटे बना दूँ, 1/60। फिर क्या बनाऊँ, दिन बना लूँ, 24 घंटे बना लूँ। फिर बस दिनों में ही तो, हाँ हो गया। फिर इसके मिनट बनाए, हाँ घंटे भी तो बनाने हैं, ये आ गया देखो। सेकंड के मिनट बनाए, घंटे बनाए, दिन बनाए, ये हो गया दिन, ये लो। अच्छा, मीटर स्क्वायर है, इसके किलोमीटर बना दूँ, 1/1000 किलोमीटर का स्क्वायर हो गया। सिंपल सी बात है। इसके बाद आगे लिख दूँ, आगे ये तो वो है विमा मात्रक मापन वाले, जो हम इकाइयाँ बदलते हैं वो वाला मामला है। तो ये कुल कितना आ गया, ये आ गया 1.33 गुणा 10⁻⁻14 दिन का वर्ग और किलोमीटर का घन हो रहा है यार। 3 है मीटर इसमें, हाँ ये स्क्वायर है, 3 मीटर है भाई, 3 मीटर है भाई, मर जाएंगे, 3 मीटर है, शाबाश। हाँ तो ये किलोमीटर का की पावर -3। चेक करें। सेकंड यानी इसमें 2 हैं, समय जो है 2 है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है त्वरण, सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है त्वरण। त्वरण का मात्रक गलत लगा लिया मास्टर जी, यहाँ लगेगा इस पे स्क्वायर। हाँ हो गया, आ गया लाइन पे, ये लो। अब ठीक है, अब हो गया ये उत्तर। और देखते हैं क्या मामला है। चलिए, अब है उदाहरण नंबर 8 जो कि बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको पक्का कर लो, देखो चलते चलते इसको पक्का कर लो, क्योंकि फिर हम अपना NCERT के हल शुरू करेंगे। तो कुल मिला के आखिरी सवाल है ये। उदाहरण 8 400 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः 2 आरी त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। इसे 4e वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा में कितने परिवर्तन होंगे। तो कुल ऊर्जा देखते हैं पहले, उपग्रह की कुल ऊर्जा। ये बड़ी आसान सी बात है, ये हमने बता रखा था पहले, अच्छे से किया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को मैंने। तो E -1/2 GmE/RE+H, ये है उपग्रह की कुल ऊर्जा। तो पहली ऊर्जा को E1 मान लेते हैं, जहाँ पर ये कक्षा की जो त्रिज्या है 2RE त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा। तो कुल मिला के ये पूरी वैल्यू 2RE लग जाएगी, -1/2 GmEm, कक्षा की त्रिज्या RE+RE, तो ये हो गया 2RE। ये तो है पहली ऊर्जा, ये है कक्षा की त्रिज्या। इस कक्षा की त्रिज्या को हम लोग R भी लिख देते हैं कई बार, ये देखो ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक। तो ये पहली हो गई, देखो R का मान ये हो गया। दूसरी में कहाँ ले जाना है, 1/2 GmEm बटे दूसरी त्रिज्या होनी है 4RE, ठीक। तो कार्य यानी कितनी ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी, कार्य W, ये हो गया E2 - E1। तो ये आ जाएगा भाई, ये देखो ये कितना है नीचे 4 है, ये कितना है 8 है, तो 1/8 ही बचेगा। तो GmEm बटे 8RE, ये आ गया। लो, जब घटाएंगे E2 - E1 तो ये वैल्यू
प्लस की हो जाएगी या माइनस की हो जाएगी, वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो 1/4 में से 1/8 घटेगा तो 1/8 ही बचेगा, बाकी नंबर कॉमन हो जाएंगे। अब इसके बाद GMA को GRE² लिख लेंगे और M लगा लेंगे, नीचे 8RE लगा लेंगे। ठीक, अब इसके बाद एक RE काट देंगे तो ये हो गया MGRE/8। इसमें मान लगा देंगे 400 किलो का है, G का मान 9.8 लगा देंगे, RE 6400 किलोमीटर लगा देंगे लगभग, बटे 8 कर देंगे। ठीक, ये उत्तर आ जाएगा हमारा। पृथ्वी की त्रिज्या डाल देंगे, G का मान डाल देंगे, आ जाएगा G के मान के पदों में यह आएगा 3.13 10⁹ जूल। ये आ गया। ठीक, अब ये कह रहा है जी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन है और स्थिर ऊर्जा में क्या परिवर्तन है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। गतिज ऊर्जा कितनी होती है जरा पकड़ें। जो कुल ऊर्जा होती है वही होती है लेकिन धनात्मक होती है। तो 1/2 GME/2RE ये है गतिज ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं E1। और बाद वाली 1/2 GMEM/4RE ये बाद वाली गतिज ऊर्जा है। ठीक, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, माइनस में होगा। E2 माइनस E1, देखो बड़ा है E1, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा K लिख दें इसको, -3.1310⁹ जूल। ये गतिज ऊर्जा का परिवर्तन है जो कि माइनस में होगा। और स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U, ठीक, ये डबल होगा, क्योंकि स्थिर ऊर्जा हम जानते हैं गतिज ऊर्जा की या कुल ऊर्जा की डबल होती है लेकिन माइनस में होती है। तो ये जो ऊर्जा है ये वाली, परिवर्तन इसका डबल होगा, क्योंकि स्थिर ऊर्जा इसकी डबल होती है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दें और माइनस में कर दें, -625 गुना 10⁹9। हाँ सॉरी, इसका डबल नहीं, इसका आधा है ना, आधा हो रहा है। देखो सूत्र लगा के कर लेते हैं, -25 आ गया स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन। चलो पहली स्थिर ऊर्जा देखते हैं, -GMEM/2RE ये है पहली, इसे घटा देंगे। दूसरी क्या है, दूसरी है -GMEM/4RE, ये हो गया, देखो लो। ठीक, तो परिवर्तन आएगा इसका डबल, इसका डबल आएगा लेकिन माइनस में आएगा, देखो आ रहा है। ये कितना आएगा, देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये 1/2, ये 1/4, तो 1/4 बचेगा, जबकि ये क्या है 1/8 है, तो इसका डबल हो गया, इसका डबल हो गया बस माइनस में। ठीक, तो कुल मिला के हमने उदाहरण लिए और चैप्टर को ख़त्म कर दिया। अब चलेंगे NCERT अभ्यास की तरफ। अपने अगली क्लास में अपन NCERT सॉल्व करेंगे और एक अपने वीडियो लेक्चर के साथ लगे हुए नोट्स अपने कोर्स में, जहाँ पर आपने कोर्स लिए हैं, लगे हुए नोट्स दाईं तरफ PDF में होते हैं, दबा के बटन उनको डाउनलोड करें और उन्हें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नोट्स में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी विस्तार से बताई गई बातें होती हैं, कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं कि हमें टॉपिक को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। अगर हम वीडियो लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें समझाने लगे तो समय भी ज़्यादा लगता है और थोड़ी बोरियत सी भी हो जाती है, कुछ चटपटा सा नहीं लगता। इसलिए क्या होता है कि नोट्स में कुछ उदाहरण अलग से सरल से करके बना दिए जाते हैं, ताकि वहाँ पे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। एक नोट्स में आंकिक उदाहरण होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको करके देख लें, वो हल होता है उनका, मैं उन्हें हल करके देता हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से करके देख लें। नहीं हो रहा है तो जांच कर लें, क्योंकि हल तो मैंने दे रखा है।
तो इस तरीके से क्या है कि फॉर्मूला ड्राइव करना है, फॉर्मूला ड्राइव करने की क्या भाषा होनी चाहिए। यहाँ पर जो हम भाषा लिखते हैं सामान्यतया तो यही भाषा है, लेकिन कुछ कथन इसमें जोड़ने पड़ते हैं, कुछ भाषा में लिखना पड़ता है, माना, यदि, आया, गया, है ना। तो वो भाषा पक्की करें ताकि परीक्षा में लिखेंगे तो भाषा के रूप में लिखेंगे। परीक्षा में हमें किसी को पढ़ाना नहीं है, नहीं पढ़ना है, परीक्षा में हमें भाषा देनी होती है। तो भाषा कहाँ से मिलेगी? नोट से। विस्तार से उदाहरण कहाँ से मिलेगा? नोट से। समझने में आसानी होगी? नोट से। अच्छे नंबर आएंगे? नोट्स इसमें आपकी मदद करेगा। तो सारी चीज़ें क्या है कि नोट्स में जाके हम अपने रिजल्ट को 10 से 20% तक बढ़ा लेते हैं। मतलब अगर हमारे 50 नंबर आ रहे तो 70 आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे। हमारे नंबर 90 आ रहे तो 95 आ जाएंगे। बाप रे 100 में से 100 नंबर। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।